हमारा क्वेश्चन है 5.18 का, एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू इमाल्सिफिकेशन एंड माइसेरी फॉर्मेशन कमेंट। तो हमारा जो सोप्स होता है, ये सोप्स बेसिकली क्या होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ओके, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग अगर लिखे तो ऐसा होता है, CO माइनस Na+। तो ये जो हमारा सोप्स होता है, इसका बेसिकली 2 पार्ट्स होता है। एक है हमारा जो हमारा लॉन्ग कार्बन चेन होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो हमारा लॉन्ग चेन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट, और इसको हम पोलर पार्ट भी कह सकते हैं, इसको हम पोलर एंड भी कह सकते हैं। एक होता है पोलर एंड जो है ये, ठीक है, ये है हमारा पोलर एंड। और जो लॉन्ग चेन जो है कार्बन का, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो वाटर इंसॉल्युबल है, और पोलर एंड जो है ये वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि वाटर भी हमारा एक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्युबल। अब क्या होता है, अब हमारा क्लोथ्स में जो डर्ट होता है ना, वो बेसिकली जो डर्ट्स होता है हमारा क्लोथ्स में, और तो वो बेसिकली हमारा ऑयली कंपाउंड्स होता है, ऑयली कंपाउंड्स, ग्रीस, ये हमारा बेसिकली जो डर्ट्स है वो ऑयल और डर्ट और ग्रीस के लिए होता है, दैट स्टिक टू द क्लोथ में वो स्टिक करके रहते हैं। तो ये हमारा जो अब सोप्स है, तो ये क्या करते हैं, इसका तो 2 पार्ट है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट और एक है वाटर सॉल्युबल पार्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा डर्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारा डर्ट मॉलिक्यूल है जो एक ऑयली कंपाउंड है, और ऑयली कंपाउंड का मतलब ये भी हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये भी हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो हमारा जो मॉलिक्यूल्स है सोप का, ये यहाँ पे एक एग्रीगेट फॉर्म करते हैं। कैसे एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, सोप्स का जो पोलर पार्ट है वो आउटर साइड में रहते हैं, सोप्स का जो पोलर पार्ट है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, जो पोलर पार्ट्स है वो आउटर साइड में रहते हैं, और जो वाटर इंसॉल्युबल पार्ट यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट, वो इस ऑयल से यहाँ से चिपक के रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑयल भी हमारा एक वाटर इंसॉल्युबल कंपाउंड है, और वी नो दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि इंसॉल्युबल कंपाउंड जो होता है वो इंसॉल्युबल, जो वाटर इंसॉल्युबल होता है वो इस हाइड्रोफोबिक पार्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और पोलर पार्ट हमारा बाहर की तरफ रहते हैं। तो ये जो हमारा एक स्फेरिकल फॉर्मेशन होता है, ये जो एग्रीगेट फॉर्म करते हैं सोप मॉलिक्यूल्स, इसको हम कहते हैं माइसेली फॉर्मेशन, ठीक है, इस एग्रीगेट को हम कहते हैं माइसेली। अब क्या होता है, अब जब हम लोग इस क्लोथ्स को वाटर से वॉश करते हैं और रब करते हैं, तब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो भी पोलर मॉलिक्यूल्स है, एंड वो क्या करते हैं, ये वाटर जो है ये इस ड्रॉपलेट को खुद की तरफ पुल करते हैं, क्योंकि वाटर भी पोलर है और इसका जो आउटर पार्ट है ये भी पोलर है। तो यहाँ पे वाटर क्या करते हैं, वाटर इसको खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, और हमारा जो ऑयल एंड डर्ट है वो हमारा क्लोथ से निकल जाता है, ठीक है। हमारा वाटर से वॉश करने से क्या हो जाता है, ये जो टोटल जो माइसेली है ये हमारा वाटर की तरफ
कूल हो जाता है और वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली माइसेली फॉर्मेशन एंड उसका एक्शन। सोप मॉलिक्यूल्स कैसे हमारा क्लोथ्स को साफ करते हैं, तो ये था उसका पूरा प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे एक माइसेली फॉर्म होता है ऑयल और डर्ट की 4 पास में। उसके बाद जब हम उसको वाटर से वॉश करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बीइंग पोलर इट अट्रैक्ट्स द माइसेली। ओके, क्योंकि इसका भी चारों तरफ पोलर पार्ट्स है और हमारा जो ऑयल और डर्ट है वो इजीली वॉश आउट हो जाता है। क्वेश्चन है गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, जहां पे हमारा रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में रहते हैं। रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर ऑफ डिफरेंट फेजेस। इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जहां पे रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट डिफरेंट फेज पे रहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल देना है। फर्स्ट हमारा जो है वो है हमारा एमोनिया फॉर्मेशन। ठीक है, एमोनिया फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में रहते हैं, हाइड्रोजन भी हमारा गैसियस स्टेट में होता है, वहां से हम लोग को मिलता है अमोनिया, वो भी हमारा गैसियस सब्सटेंस है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो कैटलिस्ट यूज होता है वो है आयरन, जो है हमारा एक सॉलिड कैटलिस्ट। ठीक है, आयरन यहाँ पे सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये हो गया हमारा एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरी है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथानॉल। ठीक है, तो मिथानॉल में कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में यहाँ से फॉर्म होता है हमारा मिथानॉल, जो लिक्विड स्टेट में होता है। और यहाँ का हमारा जो कैटलिस्ट यूज होता है वो है कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड, जो हमारा सॉलिड होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट तीनों ही डिफरेंट फेज में है, तो ये भी हमारा एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं कांटेक्ट प्रोसेस में जब सल्फर ट्राइऑक्साइड मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, कांटेक्ट प्रोसेस में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसियस स्टेट में है और ऑक्सीजन वो भी गैसियस स्टेट में होता है, और यहाँ से 2SO3 मिलता है, वो भी गैसियस। इसका जो हमारा कैटलिस्ट है वो है वैनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, तो प्लैटिनम एस्बेस्टस और वैनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड, तो ये भी हमारा सॉलिड स्टेट में आता है, तो ये भी हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ जो है ये है हमारा हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। तो जब हम ऑयल को हाइड्रोजनेट करते हैं, ऑयल लिक्विड है, इसके साथ रिएक्शन होता है हाइड्रोजन का जो एक गैसियस सब्सटेंस होता है, और यहाँ से हम लोगों को जो मिलता है वो है वेजिटेबल घी, और घी हम लोग लिख सकते हैं जो एक सेमी सॉलिड है। और यहाँ पे हमारा जो कैटलिस्ट यूज होता है वो है हमारा निकेल जो सॉलिड कैटलिस्ट है। तो ये भी हमारा एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हो गया। ये हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल जो है ये भी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का ही एग्जाम्पल है। तो ये था हमारा 4 एग्जाम्पल्स ओके ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एक बार देख लीजिए। फर्स्ट था हेबर्स प्रोसेस, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ मिथानॉल by carbon monoxide and hydrogen, third is oxidation of sulfur dioxide to produce sulfur trioxide in contact process, and fourth है हमारा
हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं एक्टिविटी क्या होता है। एक्टिविटी का मतलब है हमारा, activity of a catalyst is the ability to increase the rate of the reaction. Okay, activity का मतलब है to increase the rate of a reaction. हम लोगों को ये पता है कि in presence of catalyst reaction का rate increase हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं activity। ठीक है, कौन सा रिएक्शन का रेट कितना ज्यादा होगा इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, उसको हम कहते हैं उसका एक्टिविटी। जितना जितना रेट इंक्रीज होता है उसको हम कहते हैं उस कैटलिस्ट का एक्टिविटी उतना ही ज्यादा है। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में जिस कैटलिस्ट जितना रेट इंक्रीज कर सकते हैं उसको हम उसका एक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी का मतलब है टू इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। रिएक्शन का रेट 10 to the power 8 टाइम्स भी इंक्रीज हो जाता है, हो सकता है। ठीक है, 10 to the power 8 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है। इसका एग्जाम्पल चलिए मान लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। तो हम लोग को ये पता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो ये यहाँ पे वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग को वाटर मिलता है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही ये वाटर फॉर्म कर सकते हैं, जो है प्लैटिनम कैटलिस्ट। ठीक है, तो इन एब्सेंस ऑफ दिस प्लैटिनम कैटलिस्ट दे डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, और इफ दे रिएक्ट इट विल बी इन अ स्लो एक्सटेंट। तो इसका अगर प्लैटिनम हम लोग कैटलिस्ट यूज ना करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो रिएक्शन होगा उसका रेट बहुत ही कम होगा, उसको हम नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हम प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, ये रिएक्शन का रेट बहुत ही इंक्रीज हो जाता है और हम लोग को एक ठीक ठाक अमाउंट में वाटर मिलता है। ठीक है, तो ये है एक कैटलिस्ट का एक्टिविटी। जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करते और यहाँ से हमारा कोई भी प्रोडक्ट भी नहीं मिलता। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये दोनों इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है बहुत ही बढ़ जाता है और हम लोग को एक ठीक ठाक अमाउंट में वाटर मिलता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सिलेक्टिविटी किसको कहते हैं। सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है, हम लोग जब कोई एग्जाम्पल देते हैं तब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पर्टिकुलर एक रिएक्शन में हम लोग एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए हम लोग प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज किए हैं, ऐसे ही हेबर्स प्रोसेस में हम लोग आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट होता है इसको हम कहते हैं उसका सिलेक्टिविटी। इसका मतलब है कौन सा कैटलिस्ट किस रिएक्शन के लिए काम करेगा और पर्टिकुलर कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोडक्ट देगा, तो इसको कहते हैं उस कैटलिस्ट का सिलेक्टिविटी। तो बेसिकली सिलेक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ द catalyst to direct a reaction to yield a particular product, ठीक है। तो अगर कैटलिस्ट डिफरेंट हो तो उसका प्रोडक्ट भी डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का। अगर हम यहाँ पे निकेल कैटलिस्ट यूज करें तो हमारा प्रोडक्ट होगा यहाँ पे मीथेन प्लस H2,
यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हमको यहाँ से मीथेन ऑब्टेन होगा। अब इस रिएक्शन में अगर हम कॉपर जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में करें तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा मिथानॉल। इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा मिथानॉल। अब अगर इसको हम सिर्फ कॉपर कैटलिस्ट यूज करें तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 डिफरेंट रिएक्शन है जहाँ पे रिएक्टेंट सेम है लेकिन हम लोग 3 डिफरेंट कैटलिस्ट यूज किए हैं और उसके वजह से हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी डिफरेंट होता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो कैटलिस्ट है ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए फिक्स्ड है और इसको हम कहते हैं उसका सिलेक्टिविटी। ठीक है, इसको हम कहते हैं उसका सिलेक्टिविटी। कौन सा कैटलिस्ट क्या प्रोडक्ट देगा उसको हम कहते हैं उसका सिलेक्टिविटी। ठीक है, क्वेश्चन 5.21 का डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। ठीक है, तो जियोलाइट्स क्या होता है? Zeolites are microporous aluminosilicates. Microporous aluminosilicates. ठीक है, माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स इसको हम जियोलाइट्स कहते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है? इसका जनरल फॉर्मूला है AlO2 X Si silicate SiO2 Y MH2। ठीक है, तो ये है जियोलाइट का जनरल फॉर्मूला। ये है जियोलाइट का जनरल फॉर्मूला। ओके, तो जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनस सिलिकेट्स, जिसका जनरल फॉर्मूला है ये। तो इसका यूजेस अब क्या है, किसमें जियोलाइट्स यूज होते हैं? इसका यूजेस है बेसिकली ये ऑक्साइड कैटलिस्ट, दे आर इंपॉर्टेंट ऑक्साइड कैटलिस्ट। ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है, यूज्ड इन petroleum industry for cracking and for isomerization तो बेसिकली पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्रैकिंग के लिए एंड आइसोमेराइजेशन के लिए हम लोग जियोलाइट को यूज करते हैं। ठीक है, जियोलाइट का जो पोर साइज होता है, इसका जो पोर साइज होता है उसका रेंज है, पोर साइज का रेंज है हमारा 260 पिकोमीटर से लेके 740 पिकोमीटर तक। पोर साइज 260 से 740 पिकोमीटर तक हो सकते हैं। और एक एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं जियोलाइट का, ZSM5, ये जो जियोलाइट है ये दिस कन्वर्ट्स अल्कोहल टू गैसोलीन by dehydrating alcohol, तो ये है कि जियोलाइट का एग्जाम्पल, ये दिस कन्वर्ट्स alcohol to gasoline by dehydrating a alcohol। ओके,